एपिसोड 6 की शुरुआत म्यूंगी के फ्यूनरल से होती है, जहाँ माहौल काफी ज्यादा सैड था। सू के आंसू रोके ही नहीं रुक रहे थे। एटमिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो साइलेंट ही खड़ा था। 13 प्रिंस म्यूंगी को याद करते हुए उसकी पेंटिंग देख रहा था जो उसी ने बनाई थी। ये म्यूंगी की आखिरी निशानी थी। सूफी 13 प्रिंस के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो म्यूंगी को कभी देख पाएगी। इस पे 13 प्रिंस कहता है कि म्यूंगी की आखिरी इच्छा थी कि कोई तुम्हारा ख्याल रखे, इसलिए उसकी विश को पूरा करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सूफी कहती है कि मैं खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा एक फ्रेंड मिला। सूफी 8 प्रिंस के कमरे में जाती है, जहाँ एक कोने में बैठ के 8 प्रिंस म्यूंगी को याद करते हुए रो रहा था। 8 प्रिंस को इस चीज का गिल्ट हो रहा था कि वो म्यूंगी के लास्ट मोमेंट तक भी ये नहीं कह पाया कि वो उससे कितना प्यार करता है। म्यूंगी जिंदगी भर उससे ये बात सुनने के लिए तरसती रही, लेकिन फिर भी वो उसे कभी ये नहीं कह पाया। म्यूंगी के जाने के बाद लेकिन उसे समझ में आ रहा है कि म्यूंगी को लेकर उसके दिल में जो फीलिंग्स थी वो और कुछ नहीं बल्कि प्यार था। 8th प्रिंस फिर फूट फूट के रोने लग जाता है और सू से कहता है कि क्यों वो उससे पहले नहीं कह पाया, उसे क्यों पहले रियलाइज नहीं हुआ कि वो कितना प्यार करता है म्यूंगी से। वो हमेशा उससे प्यार करती रही, लेकिन बदले में उसे कभी भी प्यार नहीं दे पाया। इसमें सू कहती है कि तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि म्यूंगी भी ये बात जानती थी। ये कह के उसे कंसोल करती है। सू फिर अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है कि म्यूंगी के जाने के बाद अब क्या, उसकी लाइफ का अब क्या होगा। उसी टाइम कोई उसकी विंडो पे नॉक करता है और फिर सू के सामने कोई पपेट शो शुरू कर देता है, जिसमें लड़की बिल्कुल सू की तरह और लड़का बिल्कुल 10th प्रिंस की तरह दिख रहा होता है। वो दोनों डॉल फिर 10th प्रिंस और सू की तरह लड़ने लग जाते हैं। लड़की वाली डॉल कहती है कि तुम्हें लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, तुम प्रिंस हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। इस पे लड़के वाला डॉल कहता है कि मैं राजकुमार, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो। और वो दोनों वैसे ही सू और 10th प्रिंस की तरह लड़ने लग जाते हैं। इसे देख के सू के चेहरे पे काफी दिनों बाद खुशी आती है। इस पपेट शो के पीछे होता है 10th प्रिंस, जो कि सू को शो दिखाते दिखाते उसका पैर फिसल जाता है और खिड़की से नीचे गिर जाता है। सूफी 10th प्रिंस से कहती है कि तुम्हें ये पपेट शो करने का आइडिया कहाँ से आया, मुझे ये काफी अच्छा लगा। इस पर 10th प्रिंस कहता है कि मुझे लगा कि तुम काफी ज्यादा सैड होगी म्यूंगी के जाने के बाद, इसलिए मैंने ये पपेट शो करने का सोचा। यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी राजकुमार एक जगह होते हैं और 3rd प्रिंस 13 प्रिंस की बेइज्जती करते हुए कहता है कि अब 13 प्रिंस को ही देख लो, किसी जमाने में उसकी फैमिली सीला की सबसे पावरफुल फैमिली थी, लेकिन अब देखो वो एक किंग के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है उन्हें, जिसके जवाब में 13 प्रिंस कुछ नहीं कह पाता हमेशा की तरह। यहाँ पहली बार लेकिन 3rd प्रिंस का कोई सपोर्ट करता है और वो होता है वांगसो। वो 3rd प्रिंस से कहता है कि दूसरों की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कहने से पहले तुम खुद की बैकग्राउंड को भी देख लो। हम भी किंग के बिना कुछ नहीं है, अगर किंग नहीं होगा तो हमारे में और आम आदमी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम सभी भाइयों को एक साथ रहना चाहिए मिलके, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहिए। इसके बाद वांगसो 13 प्रिंस को ड्रिंक करने का बहाना देके वहां से ले जाता है। 13 प्रिंस बेका फिर वांगसो का थैंक यू कहता है क्योंकि उसने उसका सपोर्ट किया था। इसे वांगसो कहता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया है, मुझे उन लोगों से नफरत है जो कि कमजोरों को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। सू फिर वहीं जाती है जब म्यूंगी को रखा गया था। वो उससे कहती है कि काश मैं तुम्हारे मरने से पहले कह पाती कि मैं तुम्हारी सू नहीं हूँ बल्कि मैं 21st सेंचुरी से आई हूँ। सू वैसे भी 21st सेंचुरी की थी और वो यहाँ म्यूंगी के घर में ही रह रही थी। अब म्यूंगी के जाने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अपनी जिंदगी यहाँ पे जिए। तभी वहाँ पे 13 प्रिंस और 14 प्रिंस आ जाते हैं और सू उनके साथ वापस लौट ही रही होती है। तभी उन्हें रास्ते में प्रिंसेस योनवा मिल जाती है, जो सू को बताती है कि उसका रिश्ता फिक्स हो गया है, उसकी जल्दी शादी होने वाली है। ये सुन के सू के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है क्योंकि उसे इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी। 8th प्रिंस और प्रिंसेस योनवा सू के घर वालों से बात कर रहे होते हैं। 8th प्रिंस सू की शादी टालने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। वो कहता है कि म्यूंगी को गुजरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन प्रिंसेस योनवा तो चाहती ही थी सू को वहां से भगाना, इसलिए वो कहती है कि ये तो और भी अच्छा है, सू की शादी उसे म्यूंगी के बारे में भूलने में हेल्प करेगी। सू के घर वाले कहते हैं कि सू के लिए उन्हें काफी ज्यादा अच्छा रिश्ता मिला है और वो इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहते। हमें इनका चेहरा देख के पता चलता है कि इनके मन में कुछ तो चल रहा है, इनका इस शादी के पीछे कुछ तो हिडन सीक्रेट है। दूसरी तरफ सू की शादी की खबर सुनकर सारे राजकुमार परेशान हो जाते हैं और वांगसो के पास पहुंचते हैं सू की शादी रोकने के लिए। लेकिन वांगसो कहता है कि सू की शादी की उम्र हो गई है, ये उनके घर का मैटर है और वो इसमें नहीं पड़ना चाहता और उसे सू की शादी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जंग कहता है कि जिससे सू की शादी हो रही है वो 60 साल का बुढ़ा है और उसके बहुत सारे बेटे हैं। जिसमें 13 प्रिंस कहता है कि असल में तो सू को बेचा जा रहा है खुद के फायदे के लिए। 8th प्रिंस भी ये बात सुन लेता है और 10th प्रिंस आके उससे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपनी बीवी की बहन के साथ। 14 प्रिंस कहता है कि सू के घर वालों का इस शादी से काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए वो उसकी शादी 60 साल के आदमी से करवा रहे हैं। 8th प्रिंस फिर एक प्लान बनाता है और सारे राजकुमारों को उसमें शामिल कर लेता है। सू को अपनी शादी की खबर सुन के सदमा लगा होता है और वो वहां से भाग जाने का प्लान करती है। इसमें चायरूम कहती है कि हाँ यही सही
चाहिए, तुम यहाँ से भाग जाओ, चाहे मुझे जान से क्यों ना मार दिया जाए, मैं ये नहीं बताऊंगी तुम कहाँ गई हो। ये दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे 10th प्रिंस आ जाता है। 10th प्रिंस फिर सू को भगा के अपने साथ ले जा रहा होता है, तभी वो पकड़े जाने वाले हुए होते हैं, तभी 13th प्रिंस उन्हें अपने पीछे छुपा लेता है। सू फिर 8th प्रिंस के पास पहुंचती है, जो उसे एक जैकेट पहना देता है और वहां से भगाने की कोशिश करता है। 8th प्रिंस और सू जब घोड़े पे बैठ के भाग रहे होते हैं, तब प्रिंसेस योनवा भी उन्हें देख लेती है और वो उसके पीछे जाती है उन दोनों को पकड़ने के लिए। इतनी कोशिशों के बाद भी प्रिंसेस योनवा उन दोनों को पकड़ ही लेती है, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे से वो जैकेट हटाई जाती है तो उस कपड़े के अंदर से 10th प्रिंस निकलता है, ना कि सू। और हमें यहाँ पता चलता है कि 8th प्रिंस का प्लान कुछ और ही था। उसने सू को पहले ही 4th प्रिंस वांगसू के साथ भगा दिया था। वांगसू ने सू की हेल्प की होती है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी तरह वो भी अपनी लाइफ एक हॉस्टेज की तरह जिए। वो दोनों भाग ही रहे होते हैं, तभी रास्ते में जीमांग उन्हें रोक लेता है और वहाँ पे 8th प्रिंस और योनवा भी पहुंच जाता है। यहाँ पे सबको पता चलता है कि असल में सू की शादी किंग तेजो से होने वाली थी। ये सुन के सारी राजकुमारों के चेहरे के रंग ही उड़ जाता है। ये सुनने के बाद किसी भी राजकुमार में हिम्मत नहीं होती कि वो सू को महल में जाने से रोक सके। इतना सुनने के बावजूद भी वांगसू उससे जाने नहीं देता, लेकिन सू को समझ में आ जाता है कि अगर वो महल नहीं गई, यहाँ पर उसकी वजह से सारे राजकुमारों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए वो वांगसू के ना चाहते हुए भी महल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। वांगसू कहता है कि तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हो। इस पे सू कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं किंग तेजो से बात करूंगी। और सू वहां से चली जाती है, जिसे सारे राजकुमार नम आंखों से देखते रह जाते हैं और चाह के भी रोक नहीं पाते। दूसरी तरफ 14 को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि जिसे वो 60 साल का बुढ़ा कह रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि उसका बाप ही था, जिससे शू की शादी हो रही है। रानी फिर किंग तेजो के पास जाती है और उसे दूसरी शादी करने का मना कर देती है। इसमें किंग तेजो कहता है कि उसे अपने राज्य को बचाने के लिए शादी करनी ही पड़ेगी। रानी फिर भी नहीं मानती और शादी का विरोध करती है। तेजो से भी नहीं रह जाता और रानियों को कह देते हैं कि तुम कितने बार मेरे बेटों को मारने की कोशिश करोगी, ये सब तुम्हारे वजह से ही हो रहा है। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम अपना लालच नहीं भूलती। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि किंग तेजो को रानी यू के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, लेकिन उसने ये सब कभी भी नहीं दिखाया। रानी यू भी ये सब सुन के कुछ कह नहीं पाती। वो नहीं चाहती थी कि उसकी पोल खुल जाए कि इन सब साजिशों के पीछे उसी का हाथ है, और वो कुछ ना कहकर वहां से चली जाती है। सू सोच रही होती क्या सच्ची में उसकी शादी किंग तेजो से हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी सच है कि वो कोरियो में आ गई तो उसका हिस्ट्री बदल चुकी है, शायद उसकी शादी किंग तेजो से हो भी सकती है। ये सब सोच सोच के वो परेशान हो रही होती है। सूफी जीमोंग से कहती है कि क्या वो किंग तेजो से बात कर सकता है कि वो मुझसे शादी ना करे। इस पर जीमोंग सू को टालने के लिए लेडी ओ से मिलने चला जाता है। यहाँ हमें कोर्ट लेडी ओ को दिखाया जाता है, जो कि महल की सारी दासियों को हैंडल किया करती थी। इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी थी सू को शादी के लिए सजाने की। जीमोंग सू को अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। सू को भी कोर्ट लेडी ओ के साथ जाना पड़ता है। कोर्ट लेडी ओ कहती है कि उन्हें शादी से पहले सू की बॉडी एग्जामाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि उस जमाने में किंग उसी लड़की से शादी कर सकता था जिसके बॉडी में कोई भी स्कार नहीं है। सू कहती भी है कि उसकी बॉडी में कोई स्कार नहीं है, लेकिन वो ये सब नहीं मानते और वो जबरदस्ती ही सू को बॉडी को एग्जामाइन करने लग जाते हैं। फिर हमें रानी यू और रानी वांगबो को दिखाया जाता है, जो कि किंग की शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ रानी यू काफी ज्यादा परेशान थी शादी को लेके, लेकिन दूसरी तरफ रानी वांगबो को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी वहाँ पे 14 प्रिंस आ जाता है और अपनी माँ रानी यू को कहता है कि प्लीज सू की शादी रुकवा दो, वो इसे शादी नहीं कर सकती। रानी यू को ये तो पता होता है कि किंग तो जो शादी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि दुल्हन कौन है, और उन्हें तब पता चल जाता है कि उनकी शादी सू से ही हो रही है। लेकिन वो 14 प्रिंस से कहती है कि राजा को भला शादी करने से कौन रोक सकता है, इसे तुम भी इस चीज को भूल जाओ। 8th प्रिंस भी वहां आ जाता है और सू की शादी रोकने की गुहार करता है, लेकिन जब रानियों को पता चल चुका है कि दुल्हन सू है, तो वो भी शादी रोकने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। 13 प्रिंस वांगसो को सू की शादी रोकने को कह रहा होता है, लेकिन वांगसो इस पे कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। सू अपनी मर्जी से यहाँ पे आई है और उसे ये सब झेलना पड़ेगा। 13 प्रिंस की सू के लिए फिक्र देख के वांगसो पूछता है क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, जिस पे 13 प्रिंस कहता है कि मैं सू को पसंद तो नहीं करता, लेकिन वो मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ की म्यूंगी के मरने के बाद सू और 13 प्रिंस एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। चाहे 13 प्रिंस कहता है कि वो म्यूंगी को काफी ज्यादा पसंद करता था, जिस पे सू कहती है कि अगर तुम म्यूंगी को इतना पसंद करते थे तो तुमने उससे शादी क्यों नहीं की। इस पर 13 प्रिंस कहता है कि वो म्यूंगी से शादी तो करना चाहता था, लेकिन उसकी फैमिली काफी ज्यादा ऊंचे खानदान की थी और उसकी फैमिली इतनी अच्छी हालत में नहीं थी, इसलिए उसे शादी के लिए नहीं पूछ पाया। इस पर सू कहती है कि ये कैसी प्लेस है जहाँ लोगों को उनकी पोजीशन, उनके फैमिली बैकग्राउंड और प्रॉपर्टी के बेसिस पे जज किया जाता है। तुम देखना 1000 सालों बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब एक ही दर्जे में होंगे। 13 प्रिंस सू को चुप कराने की कोशिश करता है, क्योंकि उस टाइम ऐसी बातें कोई नहीं करा करता था और सू को इसके लिए सजा भी मिल सकती थी। सो
यहाँ पर भी नहीं रुकती और 13 प्रिंस को कहती है कि वो अपनी जिंदगी मर मर के नहीं जीना चाहती। वो अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें करना चाहती है जो उसे अच्छी लगती है। उसे किसी के स्टेटस और पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये सारी बातें सुनकर 13 प्रिंस को भी काफी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि उसका भी ये सब ही मानना था। वो भी अपनी जिंदगी आजादी से जीना चाहता था। सू फिर उसे एक इंग्लिश वर्ड ओके सिखाती है, जिसके रिप्लाई में 13 प्रिंस भी उसे ओके कहता है। वांगसो कहता है कि सू ने इतनी सारी फालतू बातें कही और तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। 13 प्रिंस कहता है कि सू की बातें गलत नहीं थी। यहाँ पे लोगों को तभी इज्जत दी जाती है अगर वो सुंदर हो या फिर किसी ऊंचे खानदान से बिलोंग करते हो। वो तो फिर भी राजकुमार है। आम लोगों के बारे में सोचो, उन पे क्या बीतती होगी। इससे वांगसो कहता है तुम क्या चाहते हो? तुम राजा को हटाना चाहते हो, खुद गद्दी पे बैठना चाहते हो? जिसपे 13 प्रिंस कहता है कि वो ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस अपनी आजादी चाहता है। सू का सपोर्ट करने के लिए उसके पास कोई भी नहीं है। शायद आज के दिन के बाद वो राजा को कभी देख भी नहीं पाएगी। वो अपनी जिंदगी ऐसे ही घुट घुट के बिता देगी और ऐसे ही मर जाएगी। कोर्ट लेडी ओ सू को कहती है कि आज शाम तक उसकी शादी हो जाएगी। सू किसी भी हालत में किंग तेजो से शादी नहीं करना चाहती थी। उसे याद आता है कि रॉयल स्विमिंग पूल के पास एक सीक्रेट टनल है जिसके जरिए वो वहां से भाग सकती है, और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोर्ट लेडी ओ से पकड़ लेती है। वांगसू फिर जाके जिमांग का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि हर चीज की दो रास्ते होते हैं। वो सू को बचा सकता है, इसलिए वो उसे दूसरा रास्ता बताए जिससे वो सू की शादी होने से रोक सके और उसे बचा सके। किंग तेजो का एडवाइजर उसके पास आता है और कहता है कि शादी के सारे इंतजाम हो गए हैं, वो सू से शादी कर सकता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि किंग तेजो को ये भी नहीं पता था कि उसकी शादी किससे हो रही है, और उसे जब पता चलता है कि उसकी शादी सू से हो रही है तो उसे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो कहता है कि सू के घर वाले कितने बड़े लालची हैं और उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन किंग तेजो के पास भी कोई चारा नहीं होता और वो उसे शादी करने के लिए मान जाता है। किंग तेजो फिर सू के कमरे में जा रहे होते हैं उसे शादी करने के लिए, तभी वहाँ पे 8 प्रिंस आ जाता है और उसके कदमों में पड़ जाता है। वो उनसे कहता है कि आप प्लीज उससे शादी ना करें। इस पे किंग तेजो कहता है कि उसे ना चाहते हुए भी सू से शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसे राज्य को बचाने के लिए सू के घर वालों का साथ चाहिए। लेकिन तुम बताओ कि तुम क्यों शादी रोकना चाहते हो, तुम्हारा इससे क्या फायदा होगा? इस सवाल का 8 प्रिंस में भी कोई जवाब नहीं होता। तभी वहाँ पे वांगसो भी आ जाता है। वो किंग तेजो से कहता है कि कोई और रास्ता भी अपना सकता है। किंग तेजो इस चीज से हैरान हो जाते हैं कि सू को बचाने के लिए उसके सारे बेटे 8 प्रिंस 4th प्रिंस सब आ गए हैं। सू भी इन सब का शो सुन लेती है और वहाँ पे आ जाती है। वांगसो फिर किंग तेजो को दूसरा रास्ता अपनाने को कहता है जिससे कि सू से उसको शादी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन किंग तेजो कहता है कि कहना आसान होता है लेकिन करना नहीं। अगर वो सू के परिवार को पनिशमेंट देगा तो दूसरी पावरफुल फैमिलीज भी उसके खिलाफ हो जाएगी, इसलिए उसे सू से शादी करनी ही पड़ेगी। तो दोनों ही शादी रोकने में नाकामयाब हो जाते हैं। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो सू अपनी कलाई काट लेती है और कहती है कि अगर तुम्हें कोई रीजन चाहिए शादी ना करने का तो मैं देती हूँ तुम्हें रीजन। किंग एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसकी बॉडी पे एक स्कार हो, इसलिए आप भी मुझसे शादी नहीं कर सकते। सू की ये हरकत देख के 8 प्रिंस और वांगसो भी हैरान हो जाते हैं। किंग तेजो भी सू की ऐसी बहादुरी देख के खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम किसी भी आदमी से ज्यादा बहादुर हो, और वो शादी कैंसिल कर देता है। सू के हाथ से काफी ज्यादा खून बह गया था, इसलिए वो वहीं बेहोश हो जाती है। 8 प्रिंस फिर उसे गोद में उठा के जा रहा होता है, तभी सारे राजकुमार भी सू की ऐसी हालत देख लेते हैं और वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि सारे राजकुमार सू को कितना ज्यादा पसंद करने लगे थे और वो कितने कम समय में उनके साथ कितना घुल मिल गई थी। सू फिर बेहोशी में सपना देख रही होती है और उसे याद आता है कि गोरियों के 4th प्रिंस ग्वांगजोंग ने अपने सारे भाइयों को मार डाला था। लेकिन इन सब भाइयों में ग्वांगजोंग है कौन, ये सोचते वक्त ही उसकी नींद खुल जाती है और वो होश में आ जाती है। उसके सामने कोर्ट लेडी ओ बैठी होती है और उससे कहती है कि उसके हाथ की चोट काफी ज्यादा गहरी है और उसके हाथ में स्कार रह जाएगा, इसकी वजह से वो किंग से शादी नहीं कर सकती, और वो अभी तक मरी नहीं है जिसकी वजह से वो अभी भी महल में ही है। इस पे सू कहती है कि क्या वो मरने के बाद ही महल छोड़ सकती है। कोर्ट लेडी ओ फिर सू से पूछती है कि तुमने राजा से शादी क्यों नहीं की, तुम्हारे पास सब कुछ होता, पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ। जिसपे सू कहती है कि चाहे उसके पास पैसे क्यों ना हो लेकिन वो अपनी जिंदगी आजादी से जीना चाहती है। कोर्ट लेडी ओ कहती है कि उसे जल्दी सजा मिलेगी जिसके लिए वो रेडी हो जाए। जिसपे सू कहती है कि मुझे सजा का कोई भी डर नहीं है, मैं अपने डिसीजन को रिग्रेट नहीं करती, मैंने वो बचाया जो मैं बचाना चाहती थी, यानी कि अपनी आजादी। 8 प्रिंस फिर सू से मिलने आता है और उसके हाथ की चोट को देख के काफी ज्यादा दुखी होता है। उससे कहता है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके घर वाले भी अभी उसे फोर्स नहीं करेंगे और उन्हें उनकी सजा मिल गई है। 8 प्रिंस फिर कहता है कि उसे कल रात को अपने ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आया। उसे ऐसा लगा कि वो किसी भी काम का नहीं है। वो आज तक अपनी बीवी म्योंगी को प्यार नहीं दे पाया था, इसलिए वो चाहता था कि म्योंगी की खुशी की खातिर वो सू को प्यार दे, लेकिन इसमें भी वो नाकामयाब हो गया। उसने अपनी डेड वाइफ म्योंगी से प्रार्थना की थी कि बस एक बार सू को उसकी जिंदगी में वापस भेज दे, वो सू को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने देगा, और तुम्हारी किंग से शादी हो जाती तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। जिसपे सू कहती है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी, मैं आखिरी बार तुम्हें बाय भी नहीं कह पाई, इस बात का मुझे काफी ज्यादा दुख था। ये कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और 8 प्रिंस सू से कहता है कि एक बार वो उसे खो चुका है लेकिन वो दोबारा ऐसा नहीं होने देगा और जल्दी वो सू को महल से निकाल लेगा। किंग तेजो सू की बहादुरी देख के काफी ज्यादा खुश हुआ था, लेकिन ये सच था कि उसने किंग की खिलाफत की थी और उसे सजा मिलनी जरूरी थी, इसलिए वो उसे स्लेव
बनाने को कह देता है, लेकिन जिमोंग किंग से कहता है कि सो बनाने में काफी ज्यादा अच्छी है और वो कोर्ट लेडी ओ के काफी ज्यादा काम आ सकती है, इससे महल का भी फायदा होगा। इसलिए किंग सू को कोर्ट लेडी ओ के पास काम करने के लिए भेज देते हैं। एथ प्रिंस और सू फिर गार्डन में कुछ पल साथ गुजार ही रहे होते हैं, तभी वहाँ जिमोंग आ जाता है और कहता है कि किंग ने अपनी सजा सुना दी है। सू को कोर्ट लेडी का काम करने के लिए लेडी ओ के पास भेजा जा रहा है। ये सुन के सू हमेशा की तरह एथ प्रिंस से कहती है कि उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ और जल्दी ही महल में एडजस्ट कर लूंगी। एथ प्रिंस फिर सू को एक पेपर देता है जिसमें वैसी ही स्माइली बनी थी जैसे सू ने उसे गिफ्ट की थी। एथ प्रिंस फिर उससे कहता है कि वो हर दिन उससे मिलने आएगा। सारे प्रिंस फिर सू को देखने आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हम कितना डर गए थे। सू को फिर याद आता है कि उसने जो सपने में देखा था कि गोरियों के 4th किंग ने सपने सारे भाइयों को मार डाला था, और वो एक एक करके सारे राजकुमारों को देखने लग जाती है कि ऐसा कौन सा राजा होगा जो कि अपने सारे भाइयों को मार डालेगा। लेकिन सू को किसी को भी देख के ऐसा नहीं लग रहा था। तभी उसकी नजर वांगसो पे पड़ती है। वांगसो तो मशहूर ही था लोगों को मारने के लिए। वांगसो की नजर भी सू की चोट पे पड़ती है और हम यहाँ देख सकते हैं कि सू की चोट को देख के वांगसो को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। सू फिर दामिवोन पहुंचती है जहाँ की उसे काम करना था और उसके सामने कोर्ट लेडी ओ खड़ी होती है और सू को समझ में आ जाता है कि कोर्ट लेडी के तौर पे उसकी जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होने वाली। यही एपिसोड 6 की कहानी खत्म हो जाती है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इस सीरीज की स्टोरी कैसी लग रही है। मैं जल्दी मिलूंगी इस सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो के साथ। तब तक के लिए सिया।